नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू काइरोस यूपीएससी। राइट टाइम एट द राइट मोमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने है। विथ रेफरेंस टू सुपर मून कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको सुपर मून के बारे में कुछ सेंटेंस दिए हैं, उनमें से आपको क्या ढूंढना है? आपको ढूंढना है करेक्ट वन। चलिए, सबसे पहला सेंटेंस बता रहा है व्हेन अ सुपर मून अकर्स द साइज ऑफ द मून अपीयर्स टू बी बिगर बट द ब्राइटनेस रिमेन्स द सेम। क्या यह सही है? दूसरा, अ सुपर मून अकर्स व्हेन द मून्स ऑर्बिट इज क्लोजेड टू द अर्थ एट द सेम टाइम दैट द मून इज फुल। मतलब कि यह हमारी अर्थ है और ये इस लाइन में अगर हमारा मून है तो मून यहाँ पे सबसे क्लोजेस्ट होगा, सबसे नज़दीक होगा। उसी समय हमें क्या देखने को मिल सकता है? सुपर मून देखने को मिल सकता है। चलिए, तो यहाँ पे अगर हम देखने जाए तो दूसरा सेंटेंस बिल्कुल सही है, लेकिन पहला सेंटेंस सही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्राइटनेस सेम नहीं रहेगी, ब्राइटनेस सबसे ज़्यादा ब्राइट होगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमारा सही आंसर बन जाता है ऑप्शन बी, यानी कि टू ओनली। ठीक है, चलते हैं उसके एक्सप्लेनेशन पार्ट में। तो एक्सप्लेनेशन पार्ट बता रहा है कि फर्स्ट सुपर मून ऑफ 2023 हमें कब देखने को मिलेगा? जुलाई में देखने को मिल सकता है, और यह सबसे ज़्यादा यानी कि ब्राइटर हमें दिखेगा कब? इस साल देखने वाले सभी फुल मून को सबसे ज़्यादा ब्राइट कब देखने को मिल सकता है? यह देखने को मिलता है सुपर मून में। ठीक है, अब सुपर मून की जो टर्म है, यह टर्म एस्ट्रोलॉजर रिचर्ड नोले ने कॉइन किया था। ठीक है, और बाकी की इन्फॉर्मेशन आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पे पढ़ सकते हैं। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट यानी कि NFSA 2013 उन्होंने बताया हुआ है कि उनमें मिलेट्स का मेंशन किया है अंडर द डेफिनेशन ऑफ फूड ग्रेन्स। क्या फूड ग्रेन्स के अंदर मिलेट्स का मेंशन है? ऐसा पूछ रहा है। दूसरा सेंटेंस बता रहा है गवर्नमेंट डिक्लेयर्स अ मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP फॉर सम ऑफ द मिलेट्स। क्या गवर्नमेंट किसी भी मिलेट्स के लिए MSP डिक्लेयर करती है क्या? और तीसरा, मणिपुर, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड राजस्थान आर सम ऑफ द मेजर मिलेट्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया। चलिए, आपको बताना है इन तीन में से कौन सा सही है। विच वन इज करेक्ट, सॉरी हाउ मेनी करेक्ट लिखा है यहाँ पे। आपको पहला, दूसरा, तीसरा यह नहीं बताना है कि इनमें से कौन सा सही है, आपको यह बताना है कि इनमें से कितने सही है। क्या लिखा है? इनमें से कितने सही है। ठीक है, तो अगर हम देखने जाए तो हमारा सबसे पहला सेंटेंस तो गलत साबित हो जाए, क्योंकि ऐसा कोई भी मिलेट्स हमारे NFSA एक्ट 2013 में लिखा नहीं है। ठीक है, चलिए अगर हम दूसरा और तीसरा सेंटेंस भी देखने जाए तो हम क्या देख सकते हैं? हम देख सकते हैं कि दूसरा सेंटेंस तो सही है, दूसरा सेंटेंस सही है, लेकिन जो तीसरा सेंटेंस है उनमें यहाँ पे मणिपुर लिखा है, तो मणिपुर लिखने के साथ यह हमारा सेंटेंस गलत साबित होता है। क्या साबित होता है? गलत साबित हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही करेक्ट है। कौन सा वाला? यह 2 नंबर का। ठीक है, चलिए चलते हैं। यहाँ पे गलती से 2 हो गया है, लेकिन यह गलत है। हमारा सही आंसर होगा ओनली 1। ठीक है, अगर हम देख लेते हैं थोड़ा बहुत इसके बारे में, तो 2013 में NFSA एक्ट आया जो कि 75% ऑफ रूरल और 50% अर्बन पॉपुलेशन को कवर करता है। ठीक है, और यह सेंसस 2011 यानी कि जो हमारा रिसेंटली हुआ था उनके अकॉर्डिंग 81.35 करोड़ पीपल को कवर करता है। ठीक है, इनमें कहीं पे भी मेंशन नहीं किया हुआ है कि मिलेट्स को फूड ग्रेन्स के अंदर शामिल किया जाएगा। ठीक है,
सबसे ज़्यादा खाने वाला और सबसे ज़्यादा हमारे देश में जिसकी प्रोडक्शन होता है ऐसा एक ज्वार है और दूसरा बाजरा है। उनमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, तमिल है और बाजरा में राजस्थान, यूपी, हरियाणा, गुजरात वगैरह स्टेट्स आए हुए हैं। ठीक है, चलिए मणिपुर नहीं आएगा इसीलिए हमने वहाँ पे सेंटेंस गलत साबित किया था। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ई सरस ऐप विच वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली रिलेटेड टू। आपको बताना है कि ई सरस ऐप किसके रिगार्डिंग है। क्या यह टैक्स डिस्प्यूट्स के बारे में है, प्रोडक्ट मार्केटिंग के बारे में है, फॉरेस्ट सर्वेइंग के बारे में है या फिर रिसर्च फंडिंग के बारे में है। तो इनका सही आंसर है यह है ऑप्शन बी, यानी कि प्रोडक्ट मार्केटिंग। अब प्रोडक्ट मार्केटिंग के बारे में क्या लिखा है उनके बारे में अगर हम थोड़ा बहुत देख लें तो ई सरस जो ऐप है, ये ई सरस मोबाइल ऐप जो है उनको लॉन्च किया था अभी सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने। और यह ऐप एक ई कॉमर्स मोबाइल ऐप है जो कि मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट मेड बाय वुमेन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, यानी कि जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं उनमें जो प्रोडक्ट बनाया हुआ है उन प्रोडक्ट के मार्केटिंग करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए ई सरस मोबाइल ऐप लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, और यह वोकल फॉर लोकल की स्पिरिट को प्रमोट करता है। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए एससीओ में कौन से मेंबर है यह आपको बताना है। आपको पता होगा कि आईआर के नाम पे यूपीएससी का फेवरेट सब्जेक्ट रहता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। क्या उज्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान है, इराक है, रसिया है, बांग्लादेश है और तुर्कमेनिस्तान है। आपको बताना इनमें से हाउ मेनी ऑफ द करेक्ट, इनमें से कितने सही है। तो देखिए भैया, सबसे पहले रसिया तो हो गया, बांग्लादेश आने वाला नहीं है, इराक आने वाला नहीं है, कजाकिस्तान हो गया और उज्बेकिस्तान हो गया। बात रही 6 नंबर पे तुर्कमेनिस्तान की। तो यह हमारे एशिया में इनको स्विट्ज़रलैंड की उपमा दी जाती है कि जैसे कि ईयू में स्विट्ज़रलैंड न्यूट्रल रहता है वैसे ही तुर्कमेनिस्तान कैसा है, न्यूट्रल है। तो तुर्कमेनिस्तान भी आएगा नहीं। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ओनली 3 करेक्ट। कौन सा? ए उज्बेकिस्तान, बी कजाकिस्तान और 4 नंबर पे जो है वो रसिया। ठीक है, तो अभी अगर हम लेटेस्ट कंटेक्स्ट की ओर देख ले तो नरेंद्र मोदी ने इस हफ्ते एससीओ की एक समिट को होस्ट किया था जिनमें ईरान को नए मेंबर की ओर से शामिल करने की बात हो चुकी थी और ईरान को शामिल कर लिया गया है। ठीक है, यहाँ पे हम अगर एससीओ के डिटेल्स में देखते हैं तो इनका फॉर्मेशन शंघाई में 2001 में आया था, जबकि सबसे पहले कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, रशिया और चाइना थे। और इंडिया और पाकिस्तान दोनों मेंबर कब बने? दोनों मेंबर लास्ट में बने 2017 के आसपास बने थे। ठीक है, चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू स्वामी फंड। चलिए स्वामी फंड के बारे में बताया है। पहला, इट इज़ सोशल इम्पैक्ट फंड स्पेसिफिकली फॉर्म फॉर स्टार्टिंग अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट। अगर आपको स्टार्टिंग अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट करना है, कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, तो उसके लिए क्या यह एक सोशल इम्पैक्ट फंड साबित होता है? दूसरा सेंटेंस, अ फंड इज स्पॉन्सर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन। क्या यह हाउसिंग मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? उसके बाद आता है, देखते हैं कि यह कैटेगरी 1 AIF डेप्ट फंड राइजर रजिस्टर्ड विद द RBI ऑफ इंडिया। चलिए आपको बताना है इनमें से हाउ मेनी ऑफ आर करेक्ट। चलिए यह 3 है, उनको नहीं जानना है कि कौन से सही है, आप उनको सिर्फ इतना बता दो कि कितने सही है भैया, कितने सही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कैटेगरी 1 लिखा है, यहाँ पे आएगा कैटेगरी 2, तो मतलब 3 जो नंबर है यह हमारा गलत साबित होता है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग नहीं आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ
फाइनेंस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 नंबर भी हमारा गलत साबित होता है। पहला वाला, अगर यह फंड इस्तेमाल करना है तो कोई प्रोजेक्ट स्टार्टिंग में नहीं, अगर वो स्टॉप हो चुका है, अगर वो रुका हुआ है, स्टॉल प्रोजेक्ट है, तभी उसको फंड दिया जाएगा। तो पहला भी यहाँ पे गलत है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि नन। अगर हम देख ले कि क्या कहना चाहते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर ने फिलहाल कॉन्ग्रेचुलेट किया था न्यू होम ओनर्स इन बेंगलोर, जिनको स्वामी फंड के सबसे पहले लाभार्थी यानी कि बेनिफिशियल्स थे। ठीक है, अभी अगर हम स्वामी फंड के बारे में थोड़ा देख ले, तो स्वामी फंड का फुल फॉर्म होता है द स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग, और यह स्ट्रेस्ड और स्टॉल्ड रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट के लिए फंड करता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्रोवाइड करती है, और कैटेगरी 2 AIF यानी कि अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, जो कि एक डेब्ट फंड है, उसके अंतर्गत रजिस्टर्ड है। और हाँ, हमारे क्वेश्चन में क्या था, RBI नहीं आएगा भैया, यह आएगा सेबी आएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट यानी कि स्टैटिक क्वेश्चन की ओर। और सबसे पहला स्टैटिक क्वेश्चन आपके सामने है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द पार्लियामेंट कैन नॉट enlarge the jurisdiction of the Supreme Court of India as its jurisdiction is limited to that conferred by the Constitution। लो, पहला सेंटेंस बता रहा है कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं बढ़ा सकता। अरे भाई, क्यों नहीं बढ़ा सकता? यहाँ पे कैन नॉट लिखा है या गलत है, तो पहला सेंटेंस गलत साबित होता है। दूसरा, द ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स are appointed by the concerned chief justice, and the administrative expenses are charged on the consolidated fund of India। बिल्कुल, अगर आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जॉब करनी है तो उनके लिए स्पेशल रिक्रूटमेंट होती है। ठीक है, और दूसरी चीज़, उनका जो भी अपॉइंटमेंट होता है यह आपको CJI के थ्रू मिलता है। दूसरी चीज़, यहाँ पे जो भी पैसा आता है, जो भी खर्चा होता है, यह कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया के अंतर्गत होता है। ठीक है, तो पहला है गलत, दूसरा है सही। हमें पूछा है कौन सा सही है, तो जवाब आएगा ऑप्शन बी ओनली। ठीक है, चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, डायमंड रिंग इज फेनोमेनन ऑब्जर्व। चलिए, आपको बताना है डायमंड रिंग की जो फेनोमेना है वो किनको कहा जाता है। पहला ऑप्शन, एट द स्टार्ट ऑफ द टोटल सोलर एक्लिप्स। दूसरा, एट द एंड ऑफ टोटल सोलर एक्लिप्स। तीसरा, ओनली अलोंग द पेरिफेरियल रीजन्स ऑफ द टोटालिटी ट्रेल। और चौथा, ओनली इन द सेंट्रल रीजन्स ऑफ द टोटालिटी ट्रेल। देखिए, यहाँ पे अलोंग द पेरिफेरियल रीजन्स बता रहा है और यहाँ पे सेंट्रल रीजन्स बता रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट को बहुत ही बढ़िया तरीके से किया होगा, तभी इनको आप सही कर पाओगे। फिलहाल इनका क्वेश्चन हम बेसिक जियोग्राफी में शामिल कर सकते हैं, जिनका सही आंसर है ऑप्शन सी। क्या है? ऑप्शन सी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which one of the following factors is responsible for the change in the regular direction of the ocean currents in the Indian Ocean? चलिए, आपको बताना है कि इंडियन ओशन में जो करंट अपनी डायरेक्शन चेंज करता है उनका रीज़न क्या है। पहला, इंडियन ओशन इज हाफ एन ओशन, क्या यह आधा है? दूसरा, एज मॉनसून ड्रिफ्ट, क्या इसमें मॉनसून से ड्रिफ्ट आती है? तीसरा, लैंडलॉक ओशन है, क्या यह लैंडलॉक ओशन है? और डी, ओशन हैज़ ग्रेटर वेरिएशन इन सैलिनिटी, क्या इनमें ज़्यादा सैलिनिटी है, इसी वजह से इनमें डायरेक्शन चेंज आता है। देखिए, एक और क्वेश्चन आपके बेसिक कॉन्सेप्ट जियोग्राफी में से पूछा है। ठीक है, फिलहाल इनका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि इंडियन ओशन हैज़ मॉनसून ड्रिफ्ट। ठीक है, चलिए चलते हैं हमारे आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर। According to the Constitution of India, the term district judge
शुड नॉट इंक्लूड। देखिए क्या पूछ रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट जज की जो डेफिनेशन है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, उनमें इन चारों में से किन को शामिल नहीं किया जाता है। क्या चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट को किया जाता है? बिल्कुल किया जाता है। सेशंस जज को शामिल किया जाता है? बिल्कुल किया जाता है। ट्रिब्यूनल को जज किया जाता है? नहीं भैया, ट्रिब्यूनल एक एग्जीक्यूटिव के अंतर्गत काम करते हैं, तो इनको शामिल नहीं किया जाता है। और चीफ जज ऑफ स्मॉल कॉज कोर्ट, उनको भी किया जाता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ट्रिब्यूनल जज। चलिए आज के क्वेश्चन में बस यहीं तक रुकते हैं, आने वाले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।